देखिए, चिराग पासवान जैसे व्यक्ति लोग जो हैं, वो पहले भी गलत थे और गलत बयानी करते थे पूरे बिहार में घूम-घूम कर। और आज जिस तरह की सिलेक्टिव राजनीति वो करते हैं, वो पूरे बिहार और देश के सामने आ गया कि आज एक बेटी को जिस तरह से अगवा किया गया और उसे उसकी उसकी गैंग रेप हुई और ये बच्ची कोई और नहीं थी, बच्ची तो बच्ची है, किसी की भी बच्ची है, हमारी बच्ची की तरह है बिल्कुल वो। लेकिन ये उनके खुद के लोक जनशक्ति पार्टी जो उनके चाचा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस दल के कार्यकर्ता हैं, उनकी बच्ची थी। तो ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों करते हैं मुझे ये मेरे मेरे समझ से बाहर है ये। वो व्यक्ति जिसकी बेटी के साथ ऐसी वाक़यात हुई है, जे जो हैवानियत बरती गई है, उससे दल से कोई लेना-देना नहीं है। आज सभी जो हमारे दल के लोग हैं, वो मैंने कुछ लोगों को वहाँ भेजा था, मुआयना करने के लिए कि स्थिति क्या है। तो पुलिस प्रशासन जो है, वो सही गिरफ्तारी नहीं कर रही है, सही तरह से केस का जो जाँच होता है, वो नहीं किया जा रहा है। इस तरह के पहले भी अगर कोई कहीं भी बिहार में वाक़यात होते थे, तो पूरे बिहार के लोगों ने देखा है कि चिराग पासवान किस तरह से वहाँ पहुँच करके और पूरे मीडिया के सामने किस तरह से बिहार सरकार का मीडिया ट्रायल कराते थे। तो आज लेकिन चिराग पासवान वहाँ से क्यों गायब हैं, इसका जवाब चिराग पासवान ही दे सकते हैं। चिराग पासवान या उनके जैसे जितने भी व्यक्ति हैं जो सहजता और सरलता की राजनीति करते हैं और अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी भी कुछ भी बयान देते हैं और पलटने में ज़रा भी देर नहीं लगाते हैं। तो ये पूरे बिहार, पूरे राज्य ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से चिराग पासवान आज नतमस्तक हैं नीतीश कुमार जी के सामने। वही चिराग पासवान जो घूम-घूम के पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी को हर समय बोलते थे कि वो उनके राज्य में जंगल राज है, तो क्या आज मंगल राज आ गया? चिराग पासवान जी की कहानी तो चिराग पासवान ही जाने, पूरा बिहार देखा है कि किस तरह से पहले उनकी क्या क्या बातें थी और आज किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो उनकी कथनी करनी में हमेशा फ़र्क रहा है और इतिहास गवाह है कि किस तरह से जो पलटने की संज्ञा है, उन्हीं लोगों से शुरू होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैला ढोने की प्रथा खत्म होनी चाहिए और हम तारीफ करते हैं उनकी यहाँ पे कि उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ा कदम उठाया और मशीनों मशीनों के लिए राज्यों में बजट का आवंटन किया। लेकिन आज भी मैला ढोने की प्रथा अलग-अलग तरीके से वो हो रही है और जो सीवर में काम चल रहा है। तो उसके लिए विशेष बजट था, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी और बजट का प्रावधान था, स्कॉलरशिप का प्रावधान था। उस बजट में भी काफ़ी बड़े रूप में कटौती कर दी गई है। तो ये सरकार जो कह रही है, वो ऐसा कर नहीं रही है। एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं और उसी देश में जब किसी बेटी के साथ गलत होता है तो सारे वरिष्ठ नेता चुप्पी साध लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी और कुछ भी गलत होता था तो हमारे बिहार के युवा नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान सबसे आगे आते थे और कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन अब एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में आ चुकी है और उसके बाद अब बिहार के आरा से खबर आती है कि एक 13 साल की मासूम लड़की के साथ गलत होता है और उस पर सभी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। बस इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है आदित्य पासवान जी जो कि बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। आदित्य पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि चिराग पासवान जो पहले महागठबंधन की सरकार के वक्त कहा करते थे कि अगर किसी भी बेटी के साथ कुछ होता है तो हम नहीं सहेंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम नहीं सहेंगे, लेकिन आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, चिराग पासवान जैसे व्यक्ति लोग जो हैं, वो पहले भी गलत थे और गलत बयानी करते थे पूरे बिहार में घूम-घूम कर। और आज जिस तरह की सिलेक्टिव राजनीति वो करते हैं, वो पूरे बिहार और देश के सामने आ गया कि आज एक बेटी को जिस तरह से अगवा किया गया और उसे उसकी उसकी गैंग रेप हुई और ये बच्ची कोई और नहीं थी, बच्ची तो बच्ची है, किसी की भी बच्ची है, हमारी बच्ची की तरह है बिल्कुल वो। लेकिन ये उनके खुद के लोक जनशक्ति पार्टी जो उनके चाचा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस दल के कार्यकर्ता हैं, उनकी बच्ची थी। तो
ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों करते हैं, मुझे ये मेरे मेरे समझ से बाहर है ये। तो ये चाचा-भतीजा की जो अपनी लड़ाई है, वो खुद तक इनको रखनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जिसकी बेटी के साथ ऐसी वाक़यात हुई है, जे जो हैवानियत बरती गई है, उससे दल से कोई लेना-देना नहीं है। आज सभी जो हमारे दल के लोग हैं, वो मैंने कुछ लोगों को वहाँ भेजा था, मुआयना करने के लिए कि स्थिति क्या है। तो पुलिस प्रशासन जो है, वो सही गिरफ्तारी नहीं कर रही है, सही तरह से केस का जो जाँच होता है, वो नहीं किया जा रहा है। इस तरह के पहले भी अगर कोई कहीं भी बिहार में वाक़यात होते थे, तो पूरे बिहार के लोगों ने देखा है कि चिराग पासवान किस तरह से वहाँ पहुँच करके और पूरे मीडिया के सामने किस तरह से बिहार सरकार का मीडिया ट्रायल कराते थे। तो आज लेकिन चिराग पासवान वहाँ से क्यों गायब हैं, इसका जवाब चिराग पासवान ही दे सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है और मैं कहता भी आया हूँ कि चिराग पासवान या उनके जैसे जितने भी व्यक्ति हैं जो सहजता और सरलता की राजनीति करते हैं और अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी भी कुछ भी बयान देते हैं और पलटने में ज़रा भी देर नहीं लगाते हैं। तो ये पूरे बिहार, पूरे राज्य ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से चिराग पासवान आज नतमस्तक हैं नीतीश कुमार जी के सामने। वही चिराग पासवान जो घूम-घूम के पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी को हर समय बोलते थे कि वो उनके राज्य में जंगल राज है, तो क्या आज मंगल राज आ गया? इस तरह की जो घटना हुई है और हमारी एक बच्ची के साथ, बेटी के साथ जो हैवानियत बरती गई है, तो क्या उस जो जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो और रहा जो आपने मुद्दा उठाया, वो चाहे चिराग पासवान हो या कोई और नेता हो, अगर वो वहाँ नहीं जाएगा और बाद में अपनी सत्ता के लिए कहीं और ऐसा अ, हैवानियत होगा और वहाँ जाएगा, तो वो गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की हरकत कोई भी राजनेता से उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन अब चिराग पासवान जी की कहानी तो चिराग पासवान ही जाने, पूरा बिहार देखा है कि किस तरह से पहले उनकी क्या क्या बातें थी और आज किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो उनकी कथनी करनी में हमेशा फ़र्क रहा है और इतिहास गवाह है कि किस तरह से जो पलटने की संज्ञा है, उन्हीं लोगों से शुरू होती है। तो नीतीश कुमार जी पहले नहीं हैं, लोजपा से ही वो संज्ञा स्टार्ट होती है कि पलटने का जो इतिहास रहा है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, तो ये शुरुआत उन्होंने की है। और जहाँ तक ये इस हैवानियत की बात है, तो ये एक बहुत दुखदायी घटना है, जो आज हुआ है, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और माँग करते हैं राज्य सरकार से कि इसकी त्वरित जाँच हो और जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उस बच्ची की के परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति और संतावना है। आदित्य जी, जब निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने खासकर महिलाएं, किसान और युवा वर्ग, गरीबों पर ध्यान दिया है, ज्यादातर महिलाओं पर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि बजट के दौरान महिलाओं पर जो ध्यान देने की बात कही जा रही थी, वो ध्यान सच में देश में दिया जा रहा है? महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? नहीं, अब पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस तरह से हमारी बच्चियों पर अत्याचार बढ़े हैं। चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में दलित बेटी हो, किस तरह से उसका बलात्कार करके उसे जला दिया गया है या और भी राज्यों में इस तरह की लगातार घटना हुई है। मणिपुर में आप देखिए किस तरह से हमारी बेटियों को नग्न करके उनका गैंग रेप किया गया और हमारी पहलवान बहनों के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। तो ये बहुत शर्मसार वाली घटना है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। जहाँ तक रहा बजट में बात, तो बजट तो ये जुमलों वाली बजट थी। सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाने की कोशिश की है बजट के माध्यम से पूरे देश के सामने। तो ये बिल्कुल ही एक जुमलों वाली बजट थी और मैं आज आपके सामने कुछ 2-3 मुख्य मुद्दे बजट का रखना चाहूँगा जो विशेषकर हमारे समाज के लिए है, बिहार बिहार और पूरे देश के दलित समाज के लिए है, जो पहले जो आवंटन था बजट में किस तरह से इस सरकार ने उसकी कटौती कर दी गई है। पहला उसमें प्रमुख है कि एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट जो होता है उसके लिए जिन पर शोषण होता है, जिन पे एट्रोसिटीज़ होती है, अगर वो शोषण सिद्ध हो गया, साबित हो गया तो उन्हें कंपनसेशन मुआवज़ा जिसे कहते हैं, वो दिया जाता रहा है। तो आज उस कंपनसेशन की राशि जो मुआवज़े की राशि है, उसमें भारी कटौती कर दी गई है। तो क्या ये दिखाता है कि देश में
जो अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी है, उस पर शोषण खत्म हो गया है, जबकि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि हमारा को एक भाई जो अपनी मोछ रख लेता है, तो मोछ रखने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा एक भाई, दलित भाई, जो घोड़ी पे चढ़कर अपनी बाराती में जाने का प्रयास करता है, तो उसके घर के सामने ही दबंग सवर्णों के द्वारा उसे उतार करके घोड़ी से जूतों से पीटा जाता है। तो इस तरह के वाक़यात पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। हमारी बेटी को किस तरह से देखा कि किस किस तरह से बलात्कार करके उसे जला दिया गया उत्तर प्रदेश में। और ये कुछ एक घटना है जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो ये जो एससी एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट है, जिसमें शोषण होने पर उसका मुआवज़ा का जो प्रावधान था, उस राशि में भारी कटौती की गई है। दूसरा, जो हमारे छात्र जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिनको मिलता था, आज देखिए कि 73,000 छात्रों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो आज जो हमारे छात्र, गरीब बच्चे, दलित बच्चे, आदिवासियों के बच्चे जो पोस्ट मैट्रिक जो स्टडीज़ थी, वो स्कॉलरशिप से पढ़ते थे, आज वो पढ़ाई नहीं करने के लिए मजबूर हो गए। तो आप रोज़गार की बात तो छोड़ दीजिए, रोज़गार लेने की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाएँगे, तो रोज़गार का तो प्रश्न ही नहीं आता है। तीसरा एक बहुत मुख्य मुद्दा है, जो मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैला ढोने की प्रथा खत्म होनी चाहिए, और हम तारीफ़ करते हैं उनकी यहाँ पे कि उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ा कदम उठाया और मशीनों मशीनों के लिए राज्यों में बजट का आवंटन किया। लेकिन आज भी मैला ढोने की प्रथा अलग-अलग तरीके से वो हो रही है और जो सीवर में काम चल रहा है। तो उसके लिए विशेष बजट था, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी और बजट का प्रावधान था, स्कॉलरशिप का प्रावधान था। उस बजट में भी काफ़ी बड़े रूप में कटौती कर दी गई है। तो ये सरकार जो कह रही है, वो ऐसा कर नहीं रही है। आज जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है देश में, जो हमारा दलित भाई लाचार है मूलभूत की सुविधाओं को पाने के लिए, और सरकार ने कुछ प्रावधान किए थे और अगर उसमें आज अगर कटौती कर दी जा रही है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है और गलत है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के अपने दलित और आदिवासी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप नहीं चेते, नहीं सँभले, तो आने वाला समय और कठिन आपके लिए होगा। और मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो ये त्रुटियाँ इसमें हुई हैं, अगर संभव हो तो जल्द से जल्द दलितों को और आदिवासियों को न्याय दें। जो हमारे नाला गुड़ाई में जो जो हमारे भाई जो काम करते हैं, उनके बच्चों को न्याय मिले और जो बजट में जो कटौती की गई है, उसका प्रावधान फिर से वापस लाया जाए और उस बजट को बढ़ाया जाए, ताकि जो पढ़ाई ये ठीक से कर पा रहे थे, जो एट्रोसिटीज़ के बाद जो कंपनसेशन इन्हें मिल पा रहा था, वो फिर से लागू हो सके, फिर वो फिर से आगे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और उन्हें मदद मिल सके। तो ये कुछ बहुत मुख्य मुद्दे हैं, जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज़ ज़रूर केंद्र सरकार तक पहुँचेगी और हमारे देश के दलित आदिवासी भाइयों तक पहुँचेगी और इस पर कार्रवाई भी ज़रूर होगी। जी। आदित्य जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरा में घटना हुई है, वो जो लड़की है उसके जो पिता हैं, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस मामले को दबा दिया जाएगा? क्या उस लड़की को कई बार होता है मुआवज़ा देकर चुप करा दिया जाएगा? क्या इस पर कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा? देखिए, आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हम तो सरकार में हैं भी नहीं अभी। लेकिन ये जो हैवानियत हुई है इससे दल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बच्ची किसी भी दल के जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी हैं उनकी बच्ची हो, बच्ची बच्ची है, हमारी बहन बहन है, बेटी बेटी है, उसे किसी दल से जोड़ के नहीं रखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसी हैवानियत की है, जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ करके कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी कॉम्पेंसेशन और या मुआवज़ा, क्योंकि अगर मुआवज़ा किसी बच्ची को मिल भी गया, दे भी दिया गया, तो जो उसकी अस्मिता लूटी है, वो कभी वापस नहीं हो सकता है। तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल जो हेल्प चाहिए, वो मिलना चाहिए। प्लस जो मुआवज़ा, जो कॉम्पेंसेशन जिसकी भी आवश्यकता उस बच्ची को हो या उसके परिवार को हो, वो ज़रूर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को देना ही चाहिए। इसमें दल से कोई मतलब नहीं है, बच्ची किसी की भी है, वो बच्ची हमारी है।
ठीक है। आदित्य जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि अगर एनडीए में गए हैं जीतन राम मांझी, अगर उनको वहाँ पर वो इज़्ज़त नहीं मिलता है, वो जो माँग कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो उन्हें महागठबंधन में ला दिया जाएगा और वहाँ उन्हें सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब बीते कल ही बँटवारा हो चुका है विभागों का। उसमें जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, उनको ऐसा विभाग दिया गया है जो उन्हें चाहिए नहीं था, बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या जीतन राम मांझी आएँगे और कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा जब फ्लोर टेस्ट होगा और मांझी ये पूरा निर्भर करता है मांझी जी को कि जो अपने अंदर की आवाज़ जो होती है, जिस समाज से वो आते हैं, जिस समाज की उन्होंने सेवा करने की बात हमेशा की है, जो समाज उनका जो सदियों वर्षों तक जो शोषित रहा है, उस शोषित समाज को आगे करने के लिए मांझी जी या उनके ऐसे राजनेता आज सार्वजनिक जीवन में हैं। तो अगर जीतन राम मांझी जी को लगता है कि अगर अ, मुख्यमंत्री बन करके वो अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं, तो ज़रूर ही उनको ये ऑफ़र लेना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा राज्य उनके ज़िम्मे होगा और वो बड़े रूप में अपने समाज का कल्याण कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से उन्हें अपने समाज की बात सुननी सुननी चाहिए, जो समाज उनका शोषित रहा है और सदियों से शोषित रहा है और उन्हें देखना चाहिए कि जो उनकी माँग रही है, किस तरह से उनकी माँग को ठुकरा दिया गया है और हमारे प्रदेश जी अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि अगर आपको वहाँ मान-सम्मान नहीं मिलता है, तो आप हमारी तरफ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री का पद देने को तैयार हैं। तो ये अब दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन जीतन राम मांझी जी, इट इज़ हिज कॉल दैट व्हाट डिसीजन ही टेक्स। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, तो उन्हें ज़रूर ये मौका नहीं गँवाना चाहिए क्योंकि इस मौके के माध्यम से वो अपने समाज का, बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और अक़लियत का कल्याण करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकेंगे। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य पासवान जी, जो भी दर्शक हमें देख रहे थे, अब देखना ये होगा कि क्या बिहार की उस लड़की को न्याय मिल पाता है या फिर यहाँ पर सरकार अपने आप में ही व्यस्त रह जाती है और ऐसी और लड़कियाँ आगे भी आएँगी और सिर्फ नारे तक रह जाएगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़कियाँ सुरक्षित देश में कब होंगी, ये कोई नहीं बता सकता है। बाकी जो भी दर्शक जुड़े थे, आप अपनी राय भी इन सभी मुद्दों पर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।